मेरे सभी स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्ते। क्या हाल है जी आप सभी के? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। दोस्तों, आज की सीरीज के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे नेगेटिव लिस्ट का। आप सबको अच्छे से याद है सप्लाई का चैप्टर। सप्लाई के चैप्टर के अंदर हमारे पास शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल 1 2 3, और उनके अंदर एक आता है हमारे पास नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि ऐसी लिस्ट ऑफ गुड्स, ऐसे लिस्ट ऑफ सर्विसेज जिनको सरकार ने सप्लाई नहीं माना है, जिनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन वो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हम लोग अनअकैडमी पे एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट्स वांट टू नो। ये हमारी सेकंड सीरीज है। ऐसी एक सीरीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मैं इस सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूं और मेरा सेशन 10 तारीख को होगा, 10 अगस्त को होगा। आप सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं। आप उस फॉर्म के लिंक को यूज करके फॉर्म को फिलअप कीजिए, और जिस भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आप मेरे से पूछना चाहें, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, मेरी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो सकता है, सब्जेक्ट की नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो सकता है, सीए बनने के बाद आपकी के पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी उससे रिलेटेड हो सकता है, सीए के अल्टरनेटिव आप क्या क्या कर सकते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू नो, आप वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत सारे केसेस में स्टूडेंट्स कई बार जब हम लोग क्लास कर रहे होते हैं तो कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको मैं डेलिबरेटली अवॉइड कर देता हूं। बट इन दिस सेशन आई विल आंसर यू ऑल पर्सनल क्वेश्चंस एज वेल। वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, यू आर फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस। भूलिएगा मत, 10 तारीख को ये सेशन है और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रहा हूं। आप उस लिंक को यूज करके गूगल फॉर्म फिलअप करके अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। और अब हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करना है अपना टॉपिक। आज का टॉपिक नेगेटिव लिस्ट, एंड हियर इज द वीडियो फॉर नेगेटिव लिस्ट। मेरे साथ साथ में लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिएगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई। नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, नेगेटिव लिस्ट ऑफ सप्लाई, ध्यान से लिखिएगा। by ignoring whatever has been mentioned under section 7 subsection 1 following shall neither be treated as supply of goods, nor it shall be treated as supply of services। तो आप ना इसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, ना आप इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। आगे की बात भी ध्यान से रखिएगा। Section 7 subsection 2 gives schedule 3 in which list of activities is given which are neither supply of goods nor supply of services। तो अब ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। शेड्यूल 3 हेडिंग में लिखेंगे हम लोग। शेड्यूल 3 रोमन्स में 3 लिखना है आपने, न्यूमेरिकल में 3 नहीं है, रोमन्स में 3 है। शेड्यूल 3 के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है,
that is employer-employee relationship. Employer and employee relation नेगेटिव लिस्ट में आ गया, ना ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ध्यान से करना, पॉइंट्स पे लिखिएगा। पॉइंट ए, सर्विसेज बाय एम्प्लॉई to his employer, services by employee to his employer for salary, remuneration। तो कंसिडरेशन में कुछ भी मिलता हो, सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, कुछ भी नाम से कुछ भी मिलता हो, will not be supply of goods, will not be supply of services, will not be supply of goods, will not be supply of services. B, if employee gives services to his employer which are outside the scope of या terms of employment, ज्यादा अच्छा रहेगा, which are outside the terms of employment, then such activity will be regarded as supply of services. It will be regarded as supply of services. अब आप कहेंगे साहब ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। ज्ञान गुरुकुल लिमिटेड has an employee, मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, मिस्टर जे, who handles all information technology work, IT work of video classes, Further, Mr. J, after completion of his working hours, types notes of GST for GGC Limited, for which Mr. J is paid additional amount, over and above, additional amount over and above his remuneration, अब मेरे बच्चे ध्यान से बात को समझना। जीजीसी लिमिटेड जो पैसा मिस्टर जे को दे रहा है उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, कौन कौन से दो पार्ट्स होंगे? एक तो होगा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर वीडियो क्लासेस, ये वाला काम हो गया, और दूसरा टाइपिंग ऑफ क्लास नोट्स वाला काम हो गया। आईटी वीडियो क्लासेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इस वजह से ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा।
इस वजह से ये नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा और इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग टाइपिंग ऑफ क्लासेस या टाइपिंग ऑफ क्लास नोट्स के बारे में बात करें तो यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अप्लाई नहीं होता, यहां पे नेगेटिव लिस्ट अप्लाई नहीं होता, यहां पे जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। मेरे बच्चे बहुत बहुत आसानी से मैंने ये चीज आपको बता दी है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, उसके बाद मैं एक बार सामने आऊंगा कुछ बातें समझाने के लिए। पॉइंट नंबर सी एक और बना के लिख दीजिएगा। पॉइंट नंबर सी, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है फॉर अमाउंट, गिफ्ट फॉर द अमाउंट। अमाउंट कितना, दो पार्ट से डिवाइड कर देना। अमाउंट होगा ग्रेटर देन 50,000 तो क्या करेंगे, अमाउंट होगा लेस देन और इक्वल टू 50,000 तो क्या करेंगे। सो अगर अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज देन इट विल बी रिगार्डेड एज सप्लाई, और क्योंकि ये सप्लाई है इस वजह से आप इसके ऊपर जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। लेस देन और इक्वल टू 50,000 इज नॉट अ सप्लाई, और फिर इसके ऊपर आप किसी प्रकार का कोई जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। आओ मेरे बच्चे, जरा ये गिफ्ट वाला पॉइंट कहां से आ गया, ये वाली बात भी समझते हैं। गिफ्ट वाला पॉइंट यहां पे क्यों आया, कहां से आया, और पूरा का पूरा कंसेप्ट सुनिएगा ध्यान से। हम लोग यहां पे नेगेटिव लिस्ट कर रहे हैं जो कि शेड्यूल नंबर 3 में गिवन है। पहला कंसेप्ट आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मेरे को ये बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है। आप लोगों ने, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, सबने सैलरी का चैप्टर पढ़ा हुआ है इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स में जो आपने सैलरी का चैप्टर पढ़ा था वहां पे बहुत बहुत अच्छे से आपने डिफाइन किया था व्हाट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वहां पे आपने सारी बातें सीखी हुई हैं। ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप के अंडर जो पैसा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा सैलरी के तौर पे, वेजेस के तौर पे, अलाउंसेस परक्विजिट्स के तौर पे, बोनस कमीशन के तौर पे, कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, नो जीएसटी एट ऑल। बट देयर हैज टू बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। लेकिन अब हम सबको यह बात अच्छे से पता है कि कई लोग ऐसा करेंगे कि वो अपना जीएसटी बचाने के चक्कर में किसी दूसरे व्यक्ति को शो करेंगे कि वो उसका एम्प्लॉय है, और उसको रेम्युनरेशन का कुछ पैसा देंगे, और साथ साथ में कुछ पैसा कहेंगे कि साहब ये तो मैं अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा हूं, जस्ट टू अवॉइड द जीएसटी इंप्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हैं, मैंने आपकी सैलरी डिटरमिन करी 25,000 रुपीज अ मंथ। अब मैं क्या करूंगा, 25,000 रुपीज अ मंथ को मैं दो पार्ट से डिवाइड कर दूंगा। मैं कहूंगा साहब मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा सैलरी के तौर पे, बाकी 15,000 रुपए मैं गिफ्ट के तौर पे हर महीने आपको दूंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप जीएसटी के दायरे से बाहर आ सकते हैं। मैं भी जीएसटी के दायरे से बाहर, आप भी जीएसटी के दायरे से बाहर। गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ऐसा कौन होगा जो हर महीने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा। तो ऐसे केस में ये जो गिफ्ट के प्रोविजन लगाए जा रहे हैं, ये प्राइमरली जीएसटी लायबिलिटीज को अवॉइड करने के लिए लगाए जा रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक्चुअल में रेम्युनरेशन का पैसा पे हो रहा है जो कि सैलरी के अलावा कुछ और है। लेकिन उस व्यक्ति को सिर्फ अपना एम्प्लॉय शो करते हुए आप ये पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट तो आप किसी और को कर रहे हैं, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपका कोई कंसल्टेंट होगा, लेकिन आप सिर्फ अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए उसकी फीस का पैसा एज गिफ्ट शो कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपकी ये बेईमानी मान लेंगे और इसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जेन्युइन केसेस भी तो हो सकते हैं। जो जेन्युइन केसेस हैं उनसे हम लोग जीएसटी नहीं लेंगे। जेन्युइनली ऐसा होता है
कि हम कई बार अपने कंसल्टेंट्स को, कई बार हम लोग अपने यहाँ पे जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है उसको कोई और व्यक्ति जो हमसे हमारा एम्प्लॉय नहीं है लेकिन हमारे लिए काम कर रहा है उसको हम लोग जेन्युइनली कई बार गिफ्ट देते हैं। तो सरकार ने कहा अगर आपका जेन्युइन गिफ्ट है तो 50,000 रुपए तक हम छोड़ देते हैं, और 50,000 से ज्यादा होगा तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। सो even though you claim it to be an employer-employee relationship, हम स्टिल 50,000 से ज्यादा की गिफ्ट होने पे जीएसटी चार्ज करेंगे। तो 50,000 तक की छूट है, 50,000 के बाद जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स में जो पैसे दिया जा रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक और बात का ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाहर कुछ और एक्स्ट्रा काम भी देता है या उसको सर्विसेज देता है। उदाहरण मैंने आपको बड़ा अच्छा सा दिया। मान लीजिए मेरी कंपनी जीडीसी लिमिटेड और उसके अंदर एक व्यक्ति मिस्टर जे नाम का एक व्यक्ति काम करता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारा काम है। कंप्यूटर मेंटेनेंस है, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस है, क्लासेस का इंक्रिप्शन करना है, क्लासेस की एडिटिंग करनी है, ये सारा काम करता है एक व्यक्ति मिस्टर जे। उसका काम यही है, क्लासेस से रिलेटेड सारा काम है उसका। आईटी रिलेटेड टू क्लासेस इज हिज मेन जॉब, जिसके लिए उसे नौकरी पे रखा गया। अब उसके नौकरी के जो वर्किंग आवर्स है मान लेते हैं वो 9 to 6 है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। 6 बजे के बाद जब वो फ्री हो जाता है तो उसने अपनी कंपनी के मालिक से बात करी। उसने कहा जनाब मैं शाम को 6 बजे के बाद फ्री हो जाता हूं, मेरे को पैसे की भी जरूरत है, काम भी कुछ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो कंपनी के मालिक ने कहा चल ठीक है, 6 बजे जब तेरे वर्किंग आवर्स कंप्लीट हो जाए, तेरी नौकरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हमारे लिए नोट्स की टाइपिंग कर दे। ध्यान देना, नोट्स की टाइपिंग करना उसके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं था। एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स एंड कंडीशन था दैट वाज रिलेटेड टू वीडियो क्लासेस, editing of video classes, encryption of video classes, maintenance of all this computers and so on। लेकिन टाइपिंग एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं था। टाइपिंग के लिए वो अलग से पैसा चार्ज करता है, जीएसटी लगेगा। इट इज अ केस ऑफ काम विच इज डन आउटसाइड द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जीएसटी लगेगा, बच नहीं पाएंगे आप। और यही सारी चीजें मैंने आपको यहां पे लिखवाई हैं। आइए मेरे बच्चे, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अभी तक नेगेटिव लिस्ट का एक पॉइंट लिखा, अब हम लोग नेगेटिव लिस्ट के पॉइंट नंबर 2 पे जा रहे हैं। नेगेटिव लिस्ट का पॉइंट नंबर 2, ध्यान से नेगेटिव लिस्ट का पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, सर्विसेज ऑफ कोर्ट या सर्विसेज ऑफ ट्रिब्यूनल। सर्विसेज ऑफ कोर्ट एंड सर्विसेज ऑफ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं आपको पता है, जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो किसी कानून के अंडर बनते हैं उनको हम लोग ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं। ध्यान से करिएगा, कोर्ट्स विल इंक्लूड, कोर्ट्स आप इंक्लूड करेंगे, विल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, विल इंक्लूड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो सब आगे इसके अंदर, सारे कोर्ट्स आगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब आगे इसके अंदर। बी, ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स आर स्पेशल कोर्ट्स which are made under an act and which have power to listen to disputes related to only cases of such act।
इसका एग्जाम्पल आप चाहेंगे तो मैं जरूर दूंगा आपको। अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 we have company law, we have company law tribunal, company law tribunal which will decide disputes only related to company law। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए इन सारी बातों का। मिस्टर ए and Mrs. A files a case in High Court, for mutual divorce. For this, Mr. A pays court fees on the amount of court fees, no GST will be charged। मेरे बेटा, मैं आपके सामने आ रहा हूं बात को समझाने के लिए। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोर्ट कचहरी के जो काम है इनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया। दैट मीन्स कोर्ट कचहरी की एक्टिविटीज आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई, नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोर्ट कचहरी में क्या क्या आएगा मैंने आपको साफ साफ लिख के दिया। कोर्ट के अंदर सब प्रकार के कोर्ट्स आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रकार के कोर्ट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनको भी कोर्ट्स ही कहा जाएगा। ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता है ऐसे कोर्ट जो कि एक किसी एक्ट के अंडर बनते हैं और सिर्फ उस एक्ट के जो डिस्प्यूटेड केसेस हैं उनकी सुनवाई करते हैं। जैसे इनकम टैक्स में हमारे पास एक ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, ITAT बोलते हैं। इसी प्रकार से कंपनी लॉ में कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, GST के अंदर अभी तो नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ समय में ट्रिब्यूनल्स बन जाए। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक्ट के केसेस ही की सुनवाई करते हैं उनको भी कोर्ट माना जाता है। उनकी जो फीस है उसमें भी कोई GST चार्ज नहीं होगा। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि एक कपल है, मिस्टर ए मिसेस ए, दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाना चाहते हैं। म्यूचुअल का मतलब दोनों एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, दोनों डाइवोर्स चाहते हैं और वो जाके हाई कोर्ट में अर्जी देते हैं कि साहब वी बोथ वांट डाइवोर्स फ्रॉम ईच अदर। हाई कोर्ट उनकी केस की सुनवाई करेगा लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट को फीस पे करना होगा। द फीस पेमेंट ऑफ हाई कोर्ट it will not attract any GST because the services of High Court are not regarded as a supply, not supply of goods, not supply of services। तो आप उसके ऊपर GST चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो आइए मेरे बेटा, यहां से अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, 2 पॉइंट्स आप लोगों ने किए, मैं पॉइंट नंबर 3 पर जाऊंगा। ध्यान से लिखिएगा पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है सर्विसेज ऑफ बाय पर्सन, सर्विसेज बाय अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति और उस व्यक्ति के सर्विसेज बाय पर्सन हु इज होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, who is holding constitutional posts। Point A, services performed by member of parliament, member of legislative assembly, member of panchayat,
member of municipal corporation, member of local authority, member of local authority are in negative list, are in negative list. B, services performed by a person who holds any post as per Constitution of India, who holds any post as per the Constitution of India, is in negative list, is in negative list. इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का एग्जाम्पल इज द प्रेसिडेंट, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द प्राइम मिनिस्टर, और इस प्रकार के और सैकड़ों पोस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, उनको भी हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, उनकी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर सी लिखिएगा, सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन या सर्विसेज ऑफ मेंबर्स और डायरेक्टर्स of any body which is an establishment of central government, state government, local authority, and who is not an employee, जो एम्प्लॉय के तौर पे काम नहीं कर रहा है, इन सबको नेगेटिव लिस्ट में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, आपने अभी तक 3 पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट नंबर 4 पे जाएंगे आप। पॉइंट नंबर 4, सर्विसेज related to death of human being। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाए तो उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है नेगेटिव लिस्ट में आएंगी। डेथ से रिलेटेड कौन सी सर्विसेज, ध्यान से लिखिएगा, सर्विसेज रिलेटेड टू डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग are in negative list, and no GST will be charged, such services can be, कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? Such services can be, कौन कौन सी? पॉइंट नंबर ए, फ्यूनरल, बी बुरियल, सी क्रेमेशन, डी मॉर्चरी, ई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड,
अच्छा, ये सारे वर्ड्स क्या क्या हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक पॉइंट और लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, उसके बाद मैं सामने आऊंगा, आपको सारी बातें समझाऊंगा। सेल ऑफ इमूवेबल, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज लैंड, दैट इज बिल्डिंग, या फिर बोथ, इनको भी नेगेटिव लिस्ट में रखा गया और इसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई जीएसटी आपने चार्ज नहीं करना है। अच्छा जी, अब जरा मैं आपके सामने आ रहा हूं ये सारे पॉइंट समझाने के लिए। मेरे बच्चे, अभी हम लोगों ने यहां पे बात किया सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे कोई भी ऐसा पोस्ट जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपॉइंट किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है, तो वो शपथ लेते हुए कहता है कि मैं संविधान को हाजिर नाजिर मानते हुए, आगे की बात फिर बोलता वो, तो संविधान को हाजिर नाजिर मानते हुए, दैट मींस ही इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्राइम मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे लोग जो हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, इनके एक्टिविटीज को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया, नो जीएसटी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो जीएसटी। साथ साथ में मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, मेंबर ऑफ पंचायत है, मेंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यार सीधी सीधी सी बात बोलूं, जिनको हम लोग बोलते हैं कि ये सरकार चला रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो सब नेगेटिव लिस्ट में आ गए, उनके काम के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। एक और बात, हमारे देश में अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको पता है हमारे देश में सिविल सर्विसेज होते हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में आप सबने सुना है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है जिसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर कोई उसका डायरेक्टर है, यूपीएससी का डायरेक्टर है, मेंबर है जो बोर्ड का, अगर तो वो इंप्लॉय है तो फिर भी नेगेटिव लिस्ट में आ गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। लेकिन मान लीजिए वो एम्प्लॉय नहीं है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहा है, तो फिर उसकी एक्टिविटी के ऊपर भी कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा, उसकी एक्टिविटी को भी नेगेटिव लिस्ट में रखा जाएगा। फिर मैंने आपको कहा डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया। हम लोग बात करते हैं फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार। बुरियल, दफना देना, मोहम्मडन्स एंड क्रिश्चियंस के जो धर्म में डेड बॉडीज को बुरी किया जाता है, दफनाया जाता है, बुरियल का कैटेगरी आ गया। क्रिमेशन, सिख, मेरे जैसे जो परिवार वाले लोग हैं, सिख, हिंदूज, हम लोग सब डेड बॉडीज को अग्नि देते हैं, दैट इज क्रिमेट करते हैं। मॉर्चरी, जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन और डिजीज, आपने अक्सर देखा होगा किसी की डेथ हो जाती है तो घर से क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान घाट तक एक एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। एंड देन पॉइंट नंबर 6, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जीएसटी लगेगा। सर्विस सप्लाई सर्विस मानेंगे, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अगर आप बेच रहे हैं तो फिर उसे नेगेटिव लिस्ट में रखा जाएगा, जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार का जीएसटी चार्ज नहीं होगा। आगे की बात, ये पॉइंट नंबर 6 में आपको दे रहा हूं, ये पॉइंट नंबर 6 भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले से। actionable claims, actionable claims are in the negative list, are in negative list। और आपको याद होगा एक्सेप्ट लॉटरी, एक्सेप्ट गैम्बलिंग और एक्सेप्ट बेटिंग्स, इनके बारे में भी चर्चा ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुका हूं। नथिंग न्यू, नथिंग न्यू।
पॉइंट नंबर 7, सप्लाई ऑफ गुड्स from one place in non-taxable territory to another place in non-taxable territory without such goods entering into India, अब ये जो पॉइंट नंबर 7 है आपने लिखा, इसको सीखो, लेकिन सीखने के लिए आपको चाहिए होगा एक डायग्राम। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दे रहा हूं, बहुत बहुत ध्यान से करना मेरे बेटा। लेटर से अगर हम लोग इंडिया से वेस्ट की तरफ की बात करें तो हमारे पास यहां पे एक देश आता है यूएसए। अगर हम लोग इंडिया से नॉर्थ की तरफ की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में देश आता है कौन सा? चाइना। तो यहां पे ये हो गया चाइना, ये हो गया चाइना। देन वेस्ट में है यूएसए, और हम लोग यहां पे चाइना के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। चाइना के नीचे साउथ में हमारा देश आ जाता है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ठीक है जी। अब मान लीजिए यहां पे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है राज। राज ऑनलाइन काम करता है, सारा का सारा ऑनलाइन काम है राज का। तो राज को यूएसए से एक ऑर्डर मिलता है गुड्स के लिए, ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, राज को ऑर्डर मिलता है कहां से? राज को ऑर्डर मिलता है यूएसए से। राज के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना में, तो राज क्या करता है, ये यहां से हिंदुस्तान से ऑर्डर प्लेस कर देता है चाइना में, ऑर्डर प्लेस्ड इन चाइना, और चाइना से ये सामान अब डिलीवर हो जाता है यूएसए। डिलीवरी हो जाती है चाइना से, गुड्स की डिलीवरी हो जाती है यूएसए में। अब मेरे बच्चे बहुत बहुत ध्यान से करना, मैं यहां पर लिख देता हूं डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब आप ध्यान से पढ़ो, ऊपर आपने क्या लिखा था, फिर आप इस डायग्राम को देखना। ऊपर पढ़ो, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मेरे बेटा चाइना इज अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो वहां से सप्लाई हो रहा है। कहां पे सप्लाई हो रहा है? टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। यूएसए इज ऑल्सो अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी चाइना से सामान सप्लाई हो रहा है टू अनदर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दैट इज यूएसए, विदाउट एंड गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। गुड्स इंडिया में आए नहीं है, बाहर से गुड्स, बाहर से चाइना से गुड्स यूएसए पहुंच गए। सो दिस एक्टिविटी ऑफ राज इज इन द नेगेटिव लिस्ट, नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई। सो एक्टिविटी ऑफ राज इज इन नेगेटिव लिस्ट, और क्योंकि ये नेगेटिव लिस्ट में है, इस वजह से इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। सो मेरे ख्याल से आपको ये वाला पॉइंट नंबर 7 विद एग्जांपल बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से समझ आ गया है। अब आप पॉइंट नंबर 8 लिखिएगा, पॉइंट नंबर 8 ध्यान से लिखिएगा। सप्लाई ऑफ गुड्स from warehouse to any person before the clearance of such goods for home consumption,
अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ ये भी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से कीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान से करना। अगेन डायग्राम, डायग्राम के साथ बात समझ आएगी। मैंने यहां पे इंडिया का मैप बनाया। इंडिया से वेस्ट में आता है यूएसए, इंडिया से वेस्ट में आता है यूएसए, इंडिया के ईस्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के ईस्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने यहां पे ऑस्ट्रेलिया बनाया, ठीक है जी। तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब हुआ क्या, हिंदुस्तान में बैठा हुआ एक व्यक्ति है राज, राज गुड्स इंपोर्ट करता है यूएसए से, इंडिया में गुड्स इंपोर्ट होते हैं। यहां पे वेयर हाउस बना हुआ है जहां पे गुड्स वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं। और राज को ऑस्ट्रेलिया से और एक ऑर्डर आता है, तो ये यहां से वेयर हाउस से गुड्स निकालता है और ऑस्ट्रेलिया में गुड्स डिलीवर कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपने गुड्स को पहले एक बार इंडिया में इंपोर्ट किया और बिना उन गुड्स को इंडिया में इस्तेमाल किए आपने उन गुड्स को, इंपोर्ट गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, तो जैसे ही गुड्स आपके पास आए, जिस रूप में गुड्स आपके पास आए, आपने उसी रूप में उन गुड्स को आगे एक्सपोर्ट कर दिया और इंडिया में आपने उन गुड्स को इस्तेमाल नहीं किया। विदाउट कंजम्पशन, होम कंजम्पशन, बिना होम कंजम्पशन के आपने गुड्स को दे दिया, तो दैट इज अगेन टू बी रिगार्डेड एज not to be regarded as a supply, no GST. So activity of Raj, where he exports the imported goods, without consumption of such goods in India, shall be in negative list, and no GST will be charged. तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, बिल्कुल। तो अब हम लोग जाएंगे पॉइंट नंबर 9 की तरफ, ध्यान से कीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 भी कुछ इसी प्रकार से है। पॉइंट नंबर 9, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन। कंसाइनी होता है जिसको गुड्स मिलने वाले हैं। बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू टाइटल ऑफ गुड्स after the goods have crossed, after the goods have been dispatched from port located outside India, but before clearance for home consumption, but before the clearance for home consumption.
अच्छा जी, अब इसका भी क्या मतलब है, ध्यान से देखिएगा मेरे बेटा, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका भी एग्जाम्पल आपको दूंगा तभी बात समझ आएगी, एग्जाम्पल दूंगा तभी आपको ये बात समझ आएगी। ध्यान से करना, बी केयरफुल। मान लेते हैं यहां पे इंडिया का मैप बनाया, वेस्ट में चले तो वेस्ट में आ जाता है यूएसए, वेस्ट में चले तो आ जाता है यूएसए, ठीक। और इंडिया के अंदर लेटर से एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, तो इंडिया के अंदर दो व्यक्ति मैंने बना दिए। अब हुआ ऐसा कि ए ने गुड्स ऑर्डर किए यूएसए में और गुड्स इंडिया में आ रहे हैं बाय शिप, तो गुड्स की डिलीवरी हो रही है बाय शिप, गुड्स इंडिया में आ रहे हैं। अब जब ये गुड्स बाय शिप इंडिया में आ रहे हैं तो यूएसए का जो एक्सपोर्टर है वो इस बी को डॉक्यूमेंट देगा। कौन से डॉक्यूमेंट देगा? डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लैंडिंग। आप लोगों ने जरूर सुना होगा इसके बारे में। बिल ऑफ लैंडिंग बेसिकली इज अ प्रूफ ऑफ द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। कौन से गुड्स? जो इस शिप के ऊपर गुड्स हैं, उन शिप के ऊपर जो गुड्स है उनका मालिकाना हक ए के पास है। ए को ये कैसे पता चलेगा, या दुनिया को ये कैसे पता चलेगा कि मालिक ए है? वो तब पता चलेगा जब उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा विद नेम कॉल्ड बिल ऑफ लैंडिंग, और बिल ऑफ लैंडिंग यूएसए का जो शिपिंग कंपनी है वो देगी। अब बी ने ए को अप्रोच किया, और बी ने कहा कि साहब मेरे को गुड्स खरीदने हैं। ए ने कहा ठीक है, तूने जो गुड्स खरीदने हैं वो गुड्स अभी रास्ते में हैं, जैसे ही वो गुड्स इंडिया में पहुंचेंगे मैं तेरे को दे दूंगा। बी कहता है भाई तू बाद में मुकर गया, तू अपनी बात से पीछे हट गया तो मेरे को दिक्कत हो रहेगी। तो ए कहता चल कोई बात नहीं, मैं अपना बिल ऑफ लैंडिंग तेरे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स अब मैंने तेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए। अब तू जाके कस्टम डिपार्टमेंट से गुड्स छुड़वा लियो, ये गुड्स तेरे हैं। पैसा जो लेन देन करना था वो पैसे का लेन देन हो गया। मैं रिपीट करता हूं, पूरी बात को रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति है ए जो कि इंडिया में बैठा हुआ है और यूएसए से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है। जिस शिप के ऊपर गुड्स आ रहे हैं उन शिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर ने ए को दे दिए। डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्स का नाम है बिल ऑफ लैंडिंग। ये मैंने अपने मन गढ़ंत स्टोरी नहीं बनाई, एक्चुअल में रियल लाइफ में ही ऐसा होता है। बिल ऑफ लैंडिंग शिपिंग कंपनी या ओनर ने ए को दे दिए एज अ प्रूफ कि कौन से शिप के ऊपर माल आ रहा है, कितनी क्वांटिटी का माल है, कितना उसका वैल्यू है, कौन से कंटेनर में रखा हुआ है, ये सारी तमाम इंफॉर्मेशन उस बिल ऑफ लैंडिंग के डॉक्यूमेंट में लिखी होगी। ए के पास बिल ऑफ लैंडिंग रखा हुआ है, वेट कर रहा है कि गुड्स उसके पास पहुंच जाए। इस दौरान बी ने ए को अप्रोच किया और कहा कि मैंने गुड्स परचेज करने हैं। ए ने कहा गुड्स अभी रास्ते में है, मेरे पास पहुंचे नहीं है, जब पहुंचेगा मैं गुड्स दे दूंगा। बी कहता है यार तू अपनी बात से पीछे हट गया तो मेरे को मुसीबत पड़ जाएगी। ए ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पे भरोसा रख, नहीं तो मैं बिल ऑफ लैंडिंग तेरे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं, पैसा जो भी है वो मेरे को दे दे, गुड्स की ओनरशिप मैं तेरे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूं, डॉक्यूमेंट्स मैंने तेरे को दे दिए, कस्टम डिपार्टमेंट से जाके गुड्स अब तू छुड़वा लियो। ए ने डॉक्यूमेंट्स बी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई, नो जीएसटी। सो यहां पे मैं लिख देता हूं, द ट्रांसफर ऑफ द एक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, the act of sale of goods by transfer of documents to the title of goods
is not to be regarded as supply. आप इसे सप्लाई नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई एंड देयर विल बी नो जीएसटी. इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज सप्लाई एंड देयर विल बी नो जीएसटी एट ऑल. ठीक है जी, तो हमें इतनी बात भी समझ आ गई. ये 9 नंबर तक हम लोग सारे के सारे चीजें अपने डिस्कस कर चुके हैं. और यहां जाके मेरे बेटा ये जो जीएसटी का सप्लाई का चैप्टर है कंप्लीट है. बस हाँ, मैं चाहूंगा कि हम छोटी छोटी